गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड पात्रता परीक्षा 2026 जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। टारगेट रखे हैं साथियों 1000 प्रश्नों का, और क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट आए कि बहुत ईजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए हैं और 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से सभी यूनिट आपके 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट आपके पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन का सीरीज़ मिलेगा। टारगेट है कि 10 वीडियो में 1000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो। और जो जेपीएससी जेट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं। ये पहला आपका सीरीज होने वाला है एमसीक्यूज़ का, 100 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर करने की भी कोशिश कीजिए। पहला सवाल देखिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य पुस्तक तीनों शामिल होते हैं। अभिकथन है आपका कारण है। अब यहाँ पर टीचिंग जो है 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम शामिल होता है। तीनों इंटरेक्ट होते हैं, तो ये त्रिध्रुवीय है। शिक्षक कारण क्या दिया हुआ है, शिक्षण में शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु तीनों शामिल होते हैं। तो ए भी सही है और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी शोध में नमूना जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करता तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, कोई रिसर्च है, नमूना जनसंख्या अगर सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। यदि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो शोध के निष्कर्ष पूरी पॉपुलेशन पर लागू नहीं किए जा सकते। आगे देखेंगे हम लोग, संप्रेषण में प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है तो फीडबैक ज़रूरी है, तभी अच्छा कम्युनिकेशन या संप्रेषण माना जाता है। प्रतिपुष्टि से यह पता चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता ने सही समझा या नहीं। हाँ, अगर फीडबैक आ रहा है रिसीवर के पास से तो पता चलता है कि उसको समझ में आया है, बिल्कुल प्राप्तकर्ता को। तो यहाँ पर दोनों आवश्यक हैं, दोनों तो सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का गुण नहीं, रिसर्च का गुण नहीं है। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सत्यापनशीलता होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, पक्षपात किसी भी दृष्टिकोण से आपके रिसर्च में नहीं होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, उच्च शिक्षा में सेमिनार विधि उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है, सेमिनार विधि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करती है। तो दोनों के दोनों कथन जो हैं सही हैं, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग, यदि सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं तो कुछ शिक्षक लेखक हैं, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा। सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं। अब ये शोधकर्ता हैं, अब सभी के सभी शोधकर्ता जो हैं क्या हैं, आपके शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक लेखक हैं, अब कुछ शिक्षक जो हैं लेखक हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी लेखक शोधकर्ता हैं, कुछ लेखक शोधकर्ता हैं, कुछ शिक्षक लेखक हैं, कोई भी शोधकर्ता लेखक नहीं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। वेन डायग्राम बना के सॉल्व कीजिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सही बात है, ये संज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन से संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। आईसीटी का उदाहरण नहीं है, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लैक बोर्ड। तो ये ब्लैक बोर्ड आपका आईसीटी नहीं है, बाकी तो है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कथन। पहला है, रिलायबिलिटी का संबंध स्थिरता से है, वैलिडिटी का संबंध मापन की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी से है। तो रिलायबिलिटी जो है स्थिरता से संबंधित है, बिल्कुल। वैलिडिटी भी मापन की शुद्धता, एक्यूरेसी से संबंधित है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में ऑनलाइन शिक्षण मंच नहीं है, स्वयं, मोक, इग्नू, एमटीएल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इग्नू।
इग्नू जो है संस्थान है, ऑनलाइन शिक्षण मंच नहीं है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जबकि स्वयं मोक और MPTL जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा सभी विषयों से संबंधित है। पर्यावरणीय समस्याएं बहुआयामी होती हैं। अब पर्यावरण जो है सभी विषयों को तो प्रभावित करेगा ही, सबको प्रभावित करेगा पर्यावरण, तो ये तो सभी विषयों से संबंधित है। पर्यावरणीय समस्याएं बहुआयामी हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर AR दोनों स्टेटमेंट सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे देखिए, कौन सा तर्क आगमनात्मक है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, इनसे सवाल आते हैं। सभी मनुष्य नश्वर हैं, राम मनुष्य हैं, अतः राम नश्वर हैं। सभी मनुष्य नश्वर हैं, ये तो पहले बता दिया कि जितने भी मनुष्य हैं नश्वर हैं, यानी कि ये नियम पहले बता दिया, तो ये आपका आगमनात्मक नहीं होगा। भारत में कई राज्यों में वर्षा हुई, अतः पूरे भारत में वर्षा हुई होगी, ये आगमनात्मक लग रहा है। सूर्य पूरब से निकलता है, इसलिए कल भी पूरब से निकलेगा। तो यहाँ पर आगमनात्मक आपका D हो जाएगा, B और C। आगे देखें, NAAC का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यापन करना। आगे आप लोग देखेंगे, प्लेगरिज्म एक शैक्षणिक अपराध है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है, बिना संदर्भ दिए किसी और के कार्य का उपयोग प्लेगरिज्म कहलाता है। क्या ये दोनों सही हैं? दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं। कथन पहला दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन जो हैं आपके सही। किसी अन्य व्यक्ति के विचार, लेखन, शोध को बिना क्रेडिट दिए उपयोग करना क्या कहलाता है? प्लेरिज्म कहलाता है। यदि किसी परीक्षा में औसत अंक 50 है तो अधिकांश छात्रों के अंक 50 से कम है, तो कौन सा माप सबसे अधिक होगा? मीन हो जाएगा आपका, माध्य। आगे देख लें, IQAC का गठन प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में किया जाता है। कथन, इसका उद्देश्य संस्थान में गुणवत्ता सुधार की निरंतर प्रक्रिया को बनाए रखना है। यहाँ भी करेक्ट आंसर A हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखेंगे, SPSS का उपयोग शोध के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। SPSS मुख्य रूप से गुणात्मक डेटा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट पहला तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन C हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, फिशिंग साइबर अपराध का एक सामान्य रूप है। इसमें उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी धोखे से प्राप्त की जा सकती है। ये तो साइबर क्राइम है, बिल्कुल है, तो व्यक्तिगत धोखा भी मिल सकता है, साइबर क्राइम है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिशिंग में नकली वेबसाइट, ईमेल या संदेशों के माध्यम से बैंकिंग पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, सतत विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास करना है, ये तो गलत बात है ना। सतत विकास में वर्तमान और भविष्य आवश्यकता के बीच संतुलन रखा जाता है, ये बात सही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है ना, तो यहाँ पर आपका D हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना। तो सूचना का अधिकार, तो इससे क्या होगा? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा प्रशासन का, सही बात है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा A। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही हो रहा है। अगला सवाल देखें, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है, ये बात सही है। इग्नू की स्थापना दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है, तो ये बात भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में छात्र अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, लर्नर जो होते हैं एक्टिव होते हैं। इस पद्धति में शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत होता है, छात्र निष्क्रिय स्रोत होता है, ये तो गलत है। छात्र जो हैं सक्रिय रहते हैं और टीचर जो हैं मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट पहला हमारा सही है, लेकिन R जो है गलत है।
अगला सवाल, यदि सभी प्रोफेसर शोधकर्ता हैं तो कुछ शोधकर्ता लेखक है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वेन डायग्राम बना के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हमने कई बार बना करके दिखाया है। डिडक्टिव रीजनिंग सामान्य से विशेष की ओर जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग में निष्कर्ष पहले दिए या गए तथ्यों पर आधारित होता है। डिडक्ट कर रहे हैं सामान्य से विशेष की ओर। दूसरा कथन है निष्कर्ष पहले से दिए गए तथ्यों पर आधारित होता है। दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन जो हैं आपके सही हैं। आगे देखेंगे अभिकथन। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जनगणना के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। इसमें सैंपल डेटा के आधार पर पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। HTML वेब पेज बनाने की भाषा है। HTML का उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट के लिए तो नहीं किया जाता, पहला तो सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, ये विविधता जो है बिल्कुल आवश्यक है। जैव विविधता के कारण पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जीव विविधता विभिन्न जीवों के बीच संतुलन बनाए रखती है और इकोसिस्टम को स्थिर बनाती है। अगला सवाल है, रिसर्च प्रॉब्लम स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट शोध समस्या अच्छे निष्कर्ष देने में सहायक होती है। अगर अस्पष्ट शोध समस्या रहेगा तो अच्छा निष्कर्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या समस्या है? वही अस्पष्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, सही बात है। कथन पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम का उदाहरण है। MCQ में उत्तर परीक्षक की राय पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप होते हैं और इसमें 4 आंसर जो हैं फिक्स्ड हैं, टीचर का अपना राय काम नहीं चलेगा यहाँ। आगे देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा तो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, शोध में परिकल्पना का निर्माण आवश्यक है। जरूरी है। परिकल्पना शोध को दिशा प्रदान करती है और तथ्यों की जांच में सहायता करती है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला सवाल देखेंगे, शोध में रैंडम सैंपलिंग सबसे अधिक निष्पक्ष मानी जाती है। रैंडम सैंपलिंग में पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। अब रैंडमली हो रहा है तो यहाँ पर सबको समान अवसर मिल रहा है, ठीक बात है, और ये निष्पक्ष भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है, संप्रेषण में नॉइस एक बाधा है। बिल्कुल, नॉइस संदेश को विकृत करता है, ये सही बात है। तो यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यदि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान शिक्षक हैं, तो कौन सा निष्कर्ष होगा? सभी वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक अगर हैं तो ये सभी वैज्ञानिक क्या हैं? बुद्धिमान हैं। कुछ बुद्धिमान शिक्षक हैं। अब कुछ बुद्धिमान जो हैं शिक्षक हैं, तो क्या यहाँ सभी शिक्षक वैज्ञानिक होंगे? सभी तो होंगे नहीं। अगला क्या है, तो कुछ शिक्षक बुद्धिमान हैं, कुछ वैज्ञानिक शिक्षक हैं, ये वाला आपका करेक्ट होगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है। वायरस केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है, वायरस तो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पहला गलत सही है, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, अभिकथन ए, शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास सहयोगिता बढ़ाती है, तो ये सही बात है, सही व्याख्या कर रहा है।
आगे देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक डेटा सीधे स्रोत से एकत्र किए जाते हैं। सेकेंडरी डेटा हमेशा अधिक विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पर कथन पहला जो है सही है, दूसरा आपका गलत। अगला सवाल, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। सही बात है। इंटरनेट अनेक छोटे बड़े नेटवर्कों को जोड़ता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हैं सही। अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो अभी कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सही बात है। प्रदूषित वायु, जल और भूमि विभिन्न रोगों का कारण है। सही बात है। और ये भी पर्यावरण प्रदूषण सही है, तो कारण भी सही है। तो यहाँ पर सही है दोनों, व्याख्या कर रहा है RA का। यदि सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं तो कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, तो कौन सा निष्कर्ष होगा? ये सभी पुस्तक हैं, ये सभी बुक्स जो हैं क्या हैं? आपके ज्ञान के स्रोत हैं। अब कुछ पत्रिकाएं पुस्तक हैं, अब कुछ पत्रिकाएं जो हैं पुस्तक हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी पत्रिकाएं ज्ञान का स्रोत नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पत्रिकाएं ज्ञान का स्रोत, कुछ पत्रिकाएं ज्ञान का स्रोत हो सकती हैं, क्योंकि ज्ञान के अंदर में ही क्या है आपका, सभी पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकों का हिस्सा ले सकता है। कोई पत्रिका ज्ञान का स्रोत नहीं है, सभी ज्ञान के स्रोत की पत्रिकाएं, ये तो गलत है आपका। ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन देखेंगे, ईमेल संप्रेषण का औपचारिक माध्यम है। बिल्कुल है। ईमेल से संदेश तुरंत भेजा जा सकता है। हाँ, दोनों तो यहाँ पर सही लग रहे हैं, दोनों हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे, शोध में लिटरेचर रिव्यू आवश्यक है। रिव्यू जरूरी है। रिव्यू में शोधकर्ता को पूर्व शोधों की जानकारी मिलती है। रिव्यू करते हैं तो सही बात है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल देखेंगे, MOOCS ऑनलाइन शिक्षा का एक माध्यम है के साथ हज़ारों विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो ये तो सही बात है ना। चलिए, ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक बात है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। शोध, नई खोज, नवाचार सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, इसीलिए तो रिसर्च किया जाता है। नवाचार हो, क्रिएटिविटी हो, नए खोज हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान। तो सही बात है, यहाँ पर सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? तो प्राथमिक स्रोत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मूल शोध रिपोर्ट, ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, चर्चा करवाता है और उनके अनुभवों को सीखने से जोड़ता है। तो ये क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड। आगे देखिए, यदि किसी परीक्षा में मीन मीडियन मोड बराबर है तो वितरण कैसा होगा? सममित होगा, सिमेट्रिकल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का गैर मौखिक माध्यम नहीं है? गैर मौखिक माध्यम नॉन वर्बल। तो चेहरे के हाव भाव, आंखों का संपर्क, टेलीफोन वार्ता, तो यही तो होगा गैर मौखिक। नहीं है, गैर मौखिक नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा आपका। बाकी ये तो आपके गैर मौखिक हैं, नॉन वर्बल। आगे देखेंगे, किसी विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत अधिक है, इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? टीचर स्टूडेंट का रेशियो अधिक, प्रभावी होगा शिक्षण? नहीं होगा ना। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान जो है कम जाएगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहेगी, शिक्षक कम रहेंगे।
सबको इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फॉलेसी? सभी मनुष्य अगर नश्वर हैं, राम मनुष्य है, अतः राम भी नश्वर होगा। ठीक है। यदि वर्षा होगी तो सड़क गीली होगी, सड़क गीली है अतः वर्षा हुई होगी। कुछ छात्र मेहनती हैं अतः सभी छात्र मेहनती हैं। अब कुछ छात्र मेहनती हैं तो सभी छात्र मेहनती हो सकते हैं? नहीं, यही तो पॉलिसी है लॉजिक का। आगे देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा के नियमन और समन्वय के लिए कौन सी संस्था है? उच्च शिक्षा के लिए क्या आपका यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला सवाल, किसी शोधकर्ता ने 100 विद्यार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र किया है, यह कौन सी डेटा संग्रहण विधि है? 100 विद्यार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से लिया है तो प्रश्नावली ही हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चनियर मेथड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या का मुख्य कारण नहीं? कटाई तो कारण है, जनसंख्या, विस्फोट, औद्योगिकीकरण, ये सभी कारण हैं। संरक्षण करेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये कारण नहीं है। शोध में नूल हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शोध को जटिल बनाना, दो चरों के बीच संबंध को अस्वीकार करना। नूल हाइपोथेसिस शोध को समाप्त करना, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अस्वीकार करना दो चरों के बीच के संबंध, नूल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का उदाहरण है? पेड, ये पेड है तो ये ओपन नहीं होगा, ओपन जो होगा वो फ्री होगा लगभग। कॉपीराइटेड, ये भी तो पेड होगा। प्राइवेट ट्यूशन ये पेड है। स्वयं जो कोर्स है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है सबके लिए। आगे देखते हैं हम लोग, एक शिक्षक कठिन विषयों को समझाने के लिए चार्ट मॉडल वीडियो का प्रयोग करता है। ये क्या कर रहा है? टीएलएम का यूज़ कर रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये बहुमाध्यम शिक्षण होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। किसी डेटा में मोड 40 है, मीडियन 50 है और मीन 60 है तो वितरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना तक, केवल तकनीकी बढ़ावा देना है, लेकिन केवल नहीं, केवल पे नहीं आना है आपको, केवल नेगेटिव आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। इस शोध में शैक्षणिक उपलब्धि क्या है? आश्रित चर है, नियंत्रित चर है, बाह्य चर है, स्वतंत्र चर है। ये आपका क्या है? आश्रित चर है, इसी पे तो आश्रित है शैक्षणिक उपलब्धि। आगे देखेंगे, यदि किसी परीक्षा में 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 अंक लाए हैं छात्रों ने तो मीडियन क्या होगा? अब मीडियन निकाल के बताइए। माध्य, माध्यक, बहुलक, ये प्रैक्टिस करवाया गया है, फॉर्मूला वगैरह बताया गया है, तो यहाँ पर बी जिनका आएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसंधान की नैतिकता के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। प्रतिभागियों की सहमति लेना चाहिए। डेटा में हेरफेर करना स्वीकार है यदि परिणाम महत्वपूर्ण हो। नहीं, किसी भी एंगल से आपको हेरफेर नहीं करना है। बाकी गोपनीयता बनाए रखना है, ये भी बचना है आपका, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। किसी कक्षा में शिक्षक ने छात्र को 5 समूहों में बांटकर अलग अलग समस्याओं पर चर्चा करने को कहा, यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? तो देखिए, अलग अलग समूह में बांटा गया है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ग्रुप में अपना कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता के बिना वैधता संभव नहीं है, वैधता के बिना विश्वसनीयता संभव नहीं है, केवल वैधता आवश्यक है। संबंध नहीं है, संबंध तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, विश्वसनीयता के बिना वैधता जो है संभव नहीं है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब डिस्कस किए हुए हैं। एक छात्र परीक्षा में बार बार असफल होने के बाद यह मान लेता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता,
किस मनोवैज्ञानिक अवधारणा को दर्शाता है? अचीवमेंट मोटिवेशन, यहाँ अचीवमेंट हो रहा है। लर्नड हेल्पलेस, ये हो सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रेनफोर्समेंट तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। बिग डेटा का प्रमुख गुण नहीं है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, विजिबिलिटी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा विजिबिलिटी। बिग डेटा के प्रमुख गुणों को 3V कहा जाता है। 3V में आपका कौन कौन है? वॉल्यूम है, वेलोसिटी है और वैरायटी है। सम पेन्स आर बुक, ऑल बुक्स आर बैग्स, तो निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा। कुछ कलमें जो हैं आपकी किताबें हैं। कुछ कलम, ये कलम मान लेते हैं, कुछ कलम जो हैं आपके बुक्स हैं, तो कुछ हिस्सा को इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका बुक्स होगा। ऑल बुक्स आर बैग्स, अब ये जितने भी बुक्स हैं सभी बैग्स हैं, इसको पूरा कवर कर देते हैं और ये हमारा क्या है? बैग्स। तो कुछ कलमें बैग हैं, कुछ कलमें बैग हैं। ऑल पेन्स आर, तो ऑल पेन्स आर बैग, ये तो सभी नहीं है। नो पेन इज़ बैग, कोई कलम बैग नहीं है। सम बैग्स आर नोटबुक्स, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है? याद रखना ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तो है नहीं। परिभाषा लिखना, सिद्धांत का विश्लेषण करना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। शोध में क्रोनबेच अल्फा का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्वेश्चनियर की इंटरनल कंसिस्टेंसी बताने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण फॉर्मल कम्युनिकेशन का है? ऑफिशियली कोई जब हम काम करते हैं वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बाकी तो इनफॉर्मल होता है। यदि किसी शोध में शोधकर्ता स्वयं डेटा कलेक्शन टूल तैयार करता है तो उसे सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कठिन हो, टूल और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसी भी शोध उपकरण के पहले से उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जांच आवश्यक होती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को किस विषय पर स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क देने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है? ये किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? रटना तो यहाँ मारा नहीं जा रहा है। सतही अधिगम, आलोचनात्मक अधिगम, इसको आलोचनात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्रिटिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? दो कंप्यूटर के बीच दूरी। डिजिटल डिवाइड का मतलब है तकनीकी संसाधनों तक पहुंच रखने और न रखने वालों के बीच का अंतर। यदि किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक केवल परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन करता है, यह मूल्यांकन किस सीमा को दर्शाता है? इसमें डायग्नोस हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कंप्रीहेंशन और कंटिन्यूस, तो ये तो सतत व्यापक मूल्यांकन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रिजल्ट को यहाँ पर कर रहा है, परीक्षा परिणाम। नैरो एवोल्यूशन हो जाएगा ये। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नूल हाइपोथेसिस का है? नूल हाइपोथेसिस में क्या पढ़े थे हम लोग अभी? दो समूहों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। यदि किसी डेटा में मीन मीडियन मोड हो तो वितरण कैसा होगा? तीनों अगर बराबर रहते हैं तो क्या होता है आपका? सिस्टमेटिक माना जाता है वितरण को, सिमेट्रिक माना जाता है तीनों अगर इक्वल होते हैं। नैक का मुख्य उद्देश्य ये तो देख ही लिए थे, उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना, जो कि यूजीसी के द्वारा बनाया गया है। आईसीटी का सिंक्रोनस मोड नहीं है। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ईमेल। ईमेल जो है
असिंक्रोनमस कम्युनिकेशन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का एक ही समय पर उपस्थिति होना आवश्यक नहीं होता और दोनों तरफ से उपस्थित रहेंगे दोनों पक्ष कम्युनिकेशन में, तो ये आपका सिंक्रोनस मोड होगा। यदि किसी कथन का प्रतिवर्ती सत्य हो तो मूल कथन में के बारे में क्या कहा जा सकता है? प्रतिवर्ती स्टेटमेंट का सत्य हो तो मूल कथन के बारे में क्या कहेंगे? मूल कथन अवश्य सत्य होगा, मूल कथन अवश्य असत्य होगा, मूल कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। किसी कथन का कन्वर्स सत्य होने से मूल कथन के सत्य होने की गारंटी नहीं होती। एक शोधकर्ता किसी विशेष विद्यालय के केवल 20 मेधावी छात्रों पर अध्ययन करता है और निष्कर्ष पूरे राज्य के छात्रों पर लागू करता है, ये तो गलत है ना। 20 गो पर यहाँ पर कर रहे हैं शोध और पूरे राज्य पर लागू कर देंगे वही चीज़। किस तरह का गलती है ये? सैम्पलिंग एरर है, ओवर जनरलाइजेशन है, टाइप 1 एरर है, रेंडमाइजेशन एरर है। ये ओवर जनरलाइजेशन कर दिया। सीमित और पक्षपाती सैंपल के आधार पर बड़े समूहों के लिए निष्कर्ष निकालना ओवर जनरलाइजेशन कहलाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के रिवाइज्ड वर्जन में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो सबसे उच्च स्तर क्या है? पुराना वाला में क्या था आपका? पुराना वाला में आपका मूल्यांकन था, लेकिन अभी जो नया अपडेट हुआ है उसमें क्रिएटिंग। जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसमें क्रिएटिंग को हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल माना गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को समान अवसर देना है, एक साथ शिक्षा देना है। यदि किसी परीक्षा में रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0.92 है तो इसका मतलब क्या है? परीक्षा बिल्कुल इनवैलिड है। परीक्षा में उच्च विश्वसनीयता है, कठिन छात्रों के लिए है परीक्षा, वैलिडिटी अधिक है। 0.92 ये हम लोग पढ़े थे। जितना 1 के करीब होता है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शोध का गुणात्मक तरीका है? गुणात्मक तरीका, केस स्टडी आपका गुणात्मक तरीका है। केस स्टडी में किसी व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह क्वालिटेटिव मेथड माना जाता है। इसका फुल फॉर्म पिछला बार पूछा गया था यूजीसी नेट में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी तर्क में यदि निष्कर्ष आधार वाक्यों से तार्किक रूप से अनिवार्य रूप से निकलता है तो वह तर्क कहलाता है। यहाँ पर बी हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य तत्व नहीं है? आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े हम लोग। उद्देश्य क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग करना है, न कि अत्यधिक दोहन। डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी एक साझा पोर्टल का उपयोग करते हैं तो यह किस प्रकार की प्रणाली कहलाएगी? ये कहलाएगी ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। विभिन्न विभागों को और प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। ये तो हम लोग देख लिए थे। प्लेगरिज्म क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरे के विचार या सामग्री को बिना श्रेय दिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो। यदि किसी अध्ययन में दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक -0.85 है तो इसका मतलब क्या है? माइनस में है, कोई संबंध नहीं है। कमज़ोर धनात्मक संबंध है, मजबूत ऋणात्मक संबंध है, तो ऋणात्मक संबंध है मजबूत। कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 के जितना निकट होगा उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप माना जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नागरिकों को सूचना तक पहुंच प्रदान करना। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्लासरूम कम्युनिकेशन बैरियर का उदाहरण। स्पष्ट भाषा तो बैरियर नहीं है, उचित उदाहरण बैरियर नहीं है। छात्रों की भागीदारी है तो अच्छी बात है। अत्यधिक तकनीकी भाषा, बहुत तकनीकी भाषा का उपयोग करेंगे तो छात्र समझेंगे नहीं तो फिर ये बाधा बनेगा। एक शिक्षक छात्रों को किसी सामाजिक समस्या पर वाद विवाद करने के लिए कहता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है। ये तो लेक्चर मेथड है, नहीं है। वाद विवाद कर रहे हैं तो डिस्कशन मेथड हो जाएगा, चर्चा परिचर्चा विधि। शोध में पायलट स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतिम निष्कर्ष देना, शोध उपकरण और प्रक्रिया की व्यवहार्यता जांचना, डेटा का अंतिम विश्लेषण करना, हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना। तो पायलट स्टडी का मतलब यहाँ पर होता है आपका मुख्य शोध से पहले किया जाता है ताकि टूल्स, सैम्पलिंग और प्रोसीड्योर जो हैं उनकी कमियां जाना जा सके। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो फ्री होता है वही होता है, तो फ्रीली अवेलेबल डिजिटल लर्निंग मटेरियल। यदि किसी तर्क में आधार वाक्य सत्य हो लेकिन निष्कर्ष असत्य हो तो वह तर्क क्या कहलाएगा। तर्क में आधार वाक्य सत्य है लेकिन निष्कर्ष असत्य है। वैलिड आर्गुमेंट, साउंड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। जो आर्गुमेंट हो रहा है वो इनवैलिड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन रीजन है। आगे देखें, मीथेन भी है लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। और शिक्षा में CBCS सिस्टम का फुल फॉर्म, ये भी PYQ में यही सब पूछा है, आप लोग देखिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर। अंतिम सवाल देखिए, एक शिक्षक यह देखता है कि छात्र किसी विषय को केवल याद कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा। अधिक कार्य देना, केवल परीक्षा लेना गलत है, दंड तो देना नहीं है, C हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 100 क्वेश्चन हमने जल्दीबाजी में आपको कवर करवाए 30-35 मिनट के अंदर में। इसी तरह से 30 से 35 मिनट के ही आपके छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे। 10 वीडियोस, 1000 का क्वेश्चन का टारगेट है। अब देखिए कितना हो पाता है। बाकी आगे के लिए बने रहिए। PDF रिवीजन करना है तो टेलीग्राम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।